हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यानी कि आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो म्यूटाजेंस पर बेस्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि म्यूटाजेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने आपको म्यूटेशन पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बताया था, यानी कि म्यूटेशन का ओरिजिन क्या है। इस बेसिस पर म्यूटेशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन अपेयर होता है किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से, लाइक कॉस्मिक रेज हो सकती हैं या कोई टेम्परेचर जैसा फिजिकल फैक्टर हो सकता है। लेकिन दूसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट वे है म्यूटेशन को क्लासिफाइड करने का उसके ओरिजिन के बेसिस पर, वो है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। यानी कि आप चाहें अगर तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, आप म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं। यानी कि ह्यूमन चाहे अगर तो म्यूटेशन को किसी ऑर्गेनिज्म में कॉज या अपेयर कर सकता है। तो फिर मैं म्यूटेशन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि अगर म्यूटेशन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के लिए आप जिस भी एजेंट्स का यूज करेंगे, किसी भी एजेंट का अगर आप यूज कर रहे हैं म्यूटेशन को आर्टिफिशियली किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो फिजिकल एजेंट्स हों या वो कोई केमिकल एजेंट्स हों, तो आप उनको म्यूटाजेंस कह सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है। लेकिन लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो हम हर उस एजेंट को म्यूटाजेन कह सकते हैं जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डीएनए सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशंस आ रहा है और उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी चेंज हो रहा है। तो म्यूटाजेंस को दो वे में डिफाइन करा जा सकता है। एक तो कोई भी ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हम म्यूटाजेंस कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे एजेंट्स जो ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली, तो भी आप उनको म्यूटाजेनिक एजेंट या म्यूटाजेंस कह सकते हैं। म्यूटाजेंस को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, यानी कि जितने भी इस नेचर में ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से या जिनके द्वारा आप म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं, उनको मैंने यहां पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज फिजिकल म्यूटाजेंस और सेकेंड इज केमिकल म्यूटाजेंस। ये केवल उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर है। हालांकि फंक्शनली बात की जाए तो चाहे फिजिकल म्यूटाजेंस हो या केमिकल म्यूटाजेंस हो, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को कॉज या अपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिजिकल म्यूटाजेंस आप किन्हें कहेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि इस नेचर में ऐसे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या ऐसे सभी रेडिएशंस जिनका यूज करके आप किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, आप उनको फिजिकल म्यूटाजेन की कैटेगरी में बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि रेडिएशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल म्यूटाजेंस। तो फिजिकल म्यूटाजेंस में हम केवल किन म्यूटाजेंस को स्टडी करते हैं, तो आपका आंसर होगा रेडिएशंस को। आपको मैं बता दूं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्टडी करते हैं, हम फिजिक्स में भी ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा वहां पर कि विजुअल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट जो है उससे कम वेवलेंथ के जो भी रेडिएशंस हैं, यानी कि विजुअल लाइट से कम तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ के जितने भी रेडिएशंस हैं, वो सभी चाहे अगर हम तो म्यूटाजेंस की तरह उनका यूज किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को कॉज करने में कर सकते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी करते हैं तो विजुअल लाइट जो है वो ये है, और विजुअल लाइट से अगर आप बात करें कि कम वेवलेंथ के जो भी रेडिएशंस हैं, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं कि दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो गामा रेज जो है उनकी वेवलेंथ सबसे कम है। एक्स रेडिएशन की वेवलेंथ गामा रेडिएशन से ज्यादा है, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है विजुअल लाइट की, उससे ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उसके बाद माइक्रोवेव्स की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी देखने को मिलेगी, रेडियो वेव्स की। तो विजुअल लाइट से कम वेवलेंथ वाले रेडिएशंस, यानी कि मैं बात करूं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेडिएशन
एंड गामा रेडिएशंस, ये तीन ऐसे रेडिएशंस हैं जो विजुअल लाइट से कम वेवलेंथ रखते हैं। और जब भी किसी रेडिएशन की वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो आपको याद रखना है एनर्जी लेवल और पेनिट्रेशन कैपेसिटी उस रेडिएशन की जो है वो इंक्रीज होती है। यानी कि वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है एनर्जी लेवल या पेनिट्रेशन पावर के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ कम होती जा रही है तो डेफिनेटली वो रेडिएशन जो है ज्यादा म्यूटाजेनिक हो जाएगा, ज्यादा म्यूटेशन कॉज कर सकता है, यानी कि वो म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी ज्यादा रखेगा क्योंकि उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जाएगा, या कहा जाए तो वो पेनिट्रेशन पावर जो है अपना वो इंक्रीज करेगा। यानी कि वो हमारी स्किन के डेप्थ तक जाकर, गहराई तक जाकर हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसमें ऑल्टरेशन करने की कैपेबिलिटी रखेगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है ये वाली, ये अगर रिप्रेजेंट करती है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ को, तो नीचे जो ब्लू कलर वाली लाइन मैंने बना रखी है इसको मैं कहूंगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल का। तो ये एनर्जी लेवल का या पेनिट्रेशन पावर को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब यहां पर एक चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि विजुअल लाइट से कम वेवलेंथ वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि तीन रेडिएशंस आपके सामने ऐसे हैं जिनकी वेवलेंथ विजुअल लाइट से कम है। नंबर 1 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नंबर 2 एक्सरे और नंबर 3 गामा रे। अब मैं तीनों रेडिएशंस को दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर सकता हूं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, और आपको मैं बता देता हूं आयोनाइजिंग रेडिएशन में केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही आता है। यानी कि तीनों रेडिएशंस में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि परावैंगनी प्रकाश ही एक ऐसा रेडिएशन है जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आएगा। और आपको बता दूं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन म्यूटेशन तो कॉज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स रेडिएशन और गामा रेडिएशन से इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनकी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी कमजोर होती है, वीक होती है। और जब भी आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर किसी ऑर्गेनिज्म पर करते हैं तो ये म्यूटेशन हमेशा कुछ इस तरीके से कॉज करते हैं कि आपको थाइमीन डाइमर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, आप इस चीज को याद रखिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब म्यूटेशन कॉज करते हैं तो क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को डेफिनेटली कॉज कर सकते हैं। और ये म्यूटेशन किस तरीके से कॉज करते हैं, तो उसका आंसर होगा ये थाइमीन डाइमर बनाने की प्रोसेस को या थाइमीन डाइमर बनने की प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि एक्स रेडिएशन और गामा रेडिएशन जो दो अनदर रेडिएशन है, इनकी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी अल्ट्रावायलेट से बहुत ज्यादा है, और कहा जाए तो इनको हम एक सेकंड कैटेगरी में रख सकते हैं जिन्हें हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। तो यहां पर एकदम क्लियर कट आप याद रखिए कि विजुअल लाइट से कम वेवलेंथ की जो भी रेडिएशंस हैं वो पहली चीज तो म्यूटाजेनिक है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि विजुअल लाइट से कम वेवलेंथ के जो रेडिएशंस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट वन एंड ओनली आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि थाइमीन डाइमर के बनने की प्रोसेस को इंड्यूस करता है जब ये म्यूटेशन कॉज करता है, और एक्स रेडिएशन और गामा रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और ये म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी को लेकर बात की जाए तो इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और ये पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा रखते हैं, इसलिए ये काफी कह सकते हैं डेंजरस किस्म का म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को भी हम फिजिकल म्यूटाजेंस की कैटेगरी में रखेंगे। हालांकि अल्फा और बीटा पार्टिकल को अल्फा और बीटा रेडिएशन कहना उचित नहीं होगा, जितना मुझे बायोलॉजी के बारे में और जितना मुझे फिजिक्स के बारे में नॉलेज है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को हम यहां पर फिजिकल म्यूटेजेंस बिल्कुल मानेंगे। ये भी म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं और इनको हम जनरली इमिट कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से इमिट होने वाले अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स भी ऐसे एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन को कॉज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताना चाहता हूं, और वो एग्जाम में क्योंकि आ चुका है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्टिनोबायोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी।
तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बायोलॉजी की फील्ड में रेडिएशंस के अनुप्रयोग की बात करते हैं, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, तो आप वहां पर एक नई साइंस को जन्म देते हैं और उसका नाम हम रखते हैं एक्टिनोबायोलॉजी। तो एक्टिनोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। और आज आपको यह चीज पता होना बहुत जरूरी है कि जब हम अप्लाइड बायोलॉजी को पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, तो कई जगहों पर आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस का यूज बायोलॉजिकल साइंस में भी करते हैं। जैसे कि गामा चैम्बर्स जनरली एक अनुसंधान केंद्र में या रिसर्च लेबोरेटरी में गामा चैम्बर्स का मेन जो पर्पस होता है वो जो भी डिस्पोजेबल कंटेमिनेटेड आइटम्स होते हैं, जहां पर बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं स्टेरलाइज करने में हम लोग करते हैं। डिस्पोज करने से पहले अगर आपको स्टेरलाइजेशन करना है किसी बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड आइटम्स का जिसमें वायरस या बैक्टीरिया होने का खतरा है, तो आप वहां पर गामा चैम्बर्स का यूज़ कर सकते हैं। जनरली रेडिएशंस का यूज़ हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी जैसी टेक्निक में भी करते हैं, जहां पर हम रेडियो लेबल्ड प्रोब का यूज करते हैं और रेडियो लेबल्ड प्रोब की प्रेजेंस को जानने के लिए हम लोग एक बहुत ही एडवांस टेक्निक जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं उसका यूज करते हैं। इसके अलावा आज म्यूटेशन कॉज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, एक्स रेडिएशन हो या गामा रेडिएशन हो, उनका वेरिएशंस में यूज करते हैं और ऑर्गेनिज्म में न्यू ट्रेड्स या उनकी जो ब्रीड है, वैरायटी है, उसको इंप्रूव्ड करने के लिए इंड्यूस्ड म्यूटेशन का काम कर रहे हैं और उसमें हम आज बहुत ज्यादा रेडिएशन का यूज करते हैं। तो ये सब साइंस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसको आप कहां कंसीडर करेंगे? एक्टिनोबायोलॉजी में। आपको बताता हूं एक्टिनोबायोलॉजी जो एक ब्रांच है साइंस की वो आखिर कैसे आई। तो H.J. मुलर एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोबेल लॉरिएट है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट जिनका नाम है H.J. मुलर, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्स रेडिएशन जैसे म्यूटाजेनिक फिजिकल एजेंट का यूज करके ड्रोसोफिला में रेट ऑफ म्यूटेशन को इंक्रीज किया और शायद वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कोई मौका था जब लोगों को यह पता चला कि हम किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। और यही कारण था कि मुलर को एक्टिनोबायोलॉजी का फादर माना गया। तो एक्टिनोबायोलॉजी जो एक फील्ड है उसके फादर को हम मुलर कहेंगे, यानी कि H.J. मुलर जो हैं वो फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी हैं और इन्होंने पहली बार ड्रोसोफिला जैसे एक ऑर्गेनिज्म में एक्स रेडिएशन का एक्सपोजर देके उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन को इंक्रीज किया और पूरी दुनिया को यह बताया कि म्यूटेशन को अगर चाहे इंसान तो आर्टिफिशियल इंड्यूस कर सकता है। आज हम इस साइंस का यूज बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ्स, वैरायटी या ब्रीड्स को बनाने में भी करते हैं, यानी कि हम इनका यूज म्यूटेशन ब्रीडिंग में भी करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं। केमिकल म्यूटाजेंस भी म्यूटाजेंस हैं, यानी कि म्यूटेशन कॉज कर सकने वाले केमिकल एजेंट्स हैं। और इनको अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको एक क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आएगा, आ सकता है, जो आपको याद रखना है कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम है C. और बैच और उनके कुछ सहयोगियों ने सबसे पहली बार जो केमिकल म्यूटाजेंस का यूज किया था वो केमिकल म्यूटाजेंस था मस्टर्ड गैस। तो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मस्टर्ड गैस वाज द फर्स्ट केमिकल म्यूटाजेंस जिसको यूज किया और बैच ने, और वर्ल्ड वार सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर इसका बहुतायत से उपयोग किया गया। आपको बता दूं कई और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल म्यूटाजेंस के एग्जाम्पल हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड जो है वो एक ऐसा केमिकल म्यूटाजेंस है जो रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर सकता है। उसके अलावा एक्रीडाइंस, प्रोफ्लेविन्स, ये दो ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, लेकिन ये केवल रेप्लिकेटिंग डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। और जनरली एक्रीडाइंस या प्रोफ्लेविन्स का यूज करके हम किसी ऑर्गेनिज्म में उसके डीएनए के सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से अल्टर्ड कर सकते हैं
कि उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंड्यूस किया जा सके, जैसे कि थैलासेमिया। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्रीडाइंस एंड प्रोफ्लेविन्स किस प्रकार के केमिकल म्यूटाजेंस हैं, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, ये ऐसे केमिकल म्यूटाजेंस हैं दैट कैन कॉज म्यूटेशन ओनली इन रेप्लिकेटिंग डीएनए एंड दे इंड्यूस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जैसे कि हम एक एग्जांपल जानते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, थैलासेमिया। कुछ बेस एनालॉग को भी हमने केमिकल म्यूटाजेंस की कैटेगरी में रखा है। यानी कि बेस एनालॉग क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। जनरली जेनेटिक्स में बेस टर्म हम लोग नाइट्रोजनस बेस के लिए यूज करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो जो नाइट्रोजनस बेस हैं, एक्चुअली में जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो हमारे डीएनए के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नेचर में कुछ नेचुरल या आर्टिफिशियली बनाए गए ऐसे नाइट्रोजनस बेस भी अवेलेबल हैं जो डीएनए के नाइट्रोजनस बेस के साथ स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शो करते हैं, और यही कारण है कि हम उन केमिकल कंपाउंड को बेस एनालॉग कह सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं उनकी तरह ही स्ट्रक्चर रखने वाले, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो करने वाले कुछ अनदर केमिकल कंपाउंड जो नेचुरल भी हो सकते हैं, जो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और अगर आप उनको इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द डीएनए एप्लीकेशन तो होगा ये कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस इनको एक्चुअल बेस मानकर इनसे पेयरिंग कर लेता है, एंड देन आफ्टर जब अगेन डीएनए का एप्लीकेशन होता है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री मिसमैच पेयरिंग हो जाती है और ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कॉज हो जाता है। तो ये इनके पीछे की एग्जैक्ट मैकेनिज्म है। आपको बता दूं कि जो बेस एनालॉग हैं वो केवल रेप्लिकेटिंग डीएनए में ही म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं तो वो भी आपको ध्यान रखने, जैसे कि 5-मिथाइल साइटोसिन, नाम से समझ में आ रहा है 5-मिथाइल साइटोसिन एक साइटोसिन का बेस एनालॉग है। साइटोसिन एक पैरामिडीन है, तो साइटोसिन का एक बेस एनालॉग है 5-मिथाइल साइटोसिन। इसी तरह एक अनदर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, ये भी साइटोसिन का एक बेस एनालॉग है। और एक मैं नाम दे रहा हूं 6-मिथाइल प्यूरिन, और ये भी एक बेस एनालॉग है प्यूरिन्स का, यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन का। लेकिन जो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए 5-मिथाइल साइटोसिन, 5-हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन एंड 6-मिथाइल प्यूरिन, ये सभी ऐसे बेस एनालॉग हैं जो नेचुरल हैं, यानी कि हम ह्यूमंस ने इनको नहीं बनाया। ये नेचर में प्रेजेंट या नेचर में प्रेजेंस रखने वाले नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स हैं। कुछ ऐसे भी आपको बेस एनालॉग्स के मैं एग्जांपल देना चाहता हूं जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, यानी ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल है, जैसे कि 5-ब्रोमो-यूरासिल। तो 5-ब्रोमो-यूरासिल एक बेस एनालॉग है यूरासिल का, और ये एक आर्टिफिशियल बेस एनालॉग है। इसी तरह 2-अमाइनो-प्यूरिन भी एक बेस एनालॉग है, और ये भी एक आर्टिफिशियल बेस एनालॉग का एग्जाम्पल है। बच्चों, हमें एक कंफ्यूजन हमेशा होता है, वो मैं आपका बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। अगर कभी आपसे पूछा जाता है 5-मिथाइल यूरासिल क्या है, तो आप इसको कभी बेस एनालॉग मत कहिए। 5-मिथाइल यूरासिल एक्चुअली में थाइमीन का सिनोनिम है, या थाइमीन का एक दूसरा केमिकल नेम है। तो जब आप यूरासिल और थाइमीन के केमिकल स्ट्रक्चर को बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। अंतर केवल इतना होता है कि थाइमीन के पास 5th नंबर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होता है जो थाइमीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई कि वो थाइमीन डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है देन आरएनए। तो 5-मिथाइल यूरासिल इज नॉट एनी काइंड ऑफ बेस एनालॉग, इट इज अनदर नेम ऑफ थाइमीन। तो जो थाइमीन आपका नाइट्रोजिनस बेस है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है, उसी का दूसरा नाम होता है 5-मिथाइल यूरासिल। तो बच्चों, आज के इस क्लास में मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड चीजें डिलीवर्ड की, और आशा करता हूं कि आपने इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। ये सभी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैंने डिलीवर्ड किया है वो प्रीवियस एग्जाम में म्यूटाजेन टॉपिक से आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।